आपको मेरा डेस्कटॉप नजर आ रहा है? नो सर, अभी नहीं आ रहा। यस सर, अब शो हो गया। शो हो गया। एनी क्वेश्चन जो आपने पूछना हो फ्रॉम प्रीवियस लेक्चर्स? एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? कोई क्वेश्चन नहीं है? नो सर। आप सबने असाइनमेंट तो कंप्लीट कर ली होगी। अभी तक सिर्फ आप में से 24 आए हैं, तकरीबन 1/3 क्लास हिस्ट्री लैब से। आप लोग बाकी सबसे कहिएगा कि टाइम, जी सब टाइम पे आ जाए करें ताकि नहीं अभी 25 हुए हैं। मैंने भी ऐड की थी तो नई मीटिंग स्टार्ट हो गई थी सर, प्रॉब्लम है। हाँ 10 बजे आपको बासित अपना म्यूट करें। कौन है? स्टिल वी आर मिसिंग, अभी काफी नहीं है। लेट्स स्टार्ट द अटेंडेंस। हमजा अबरार प्रेजेंट सर। अमाद अहमद प्रेजेंट सर। काशिफ रजाक काशिफ रजाक काशिफ रजाक एहतिशाम हैदर प्रेजेंट सर। सलमान सईद प्रेजेंट सर। हमजा जुल्फिकार एक्सक्यूज मी सर। प्रेजेंट सर। जी सर काशिफ रजाक प्रेजेंट सर। लैपटॉप का माइक खराब है तो सर मोबाइल कनेक्ट करते हुए टाइम लग गया। हमजा जुल्फिकार हमजा जुल्फिकार नबील शाइक प्रेजेंट सर। मोहम्मद हसनैन अरशद हसनैन प्रेजेंट सर। मोहम्मद उमर राजा मोहम्मद उमर राजा मोहम्मद उमर राजा एब्सेंट। एब्सेंट है, नहीं है। इब्राहिम खालिद इब्राहिम खालिद एब्सेंट। मोहम्मद जुनैद खान यस सर, प्रेजेंट। मेहरान इकबाल इब्राहिम खालिद प्रेजेंट सर। जी इब्राहिम आ गए। मेहरान इकबाल मुहिबुल्ला अरशद वहाज नासिर फरियाब सर मुहिबुल्लाह प्रेजेंट। कौन सर फरियाब आलम प्रेजेंट सर। कौन? सर वो दूसरी एक मीटिंग भी किसी ने ऑन की हुई है सर, मेरे ख्याल है लड़के उसमें है। मैंने तो एक ही ऑन की है, उसको बंद करवा दें। अगर आपके पास एक्सेस है तो उसे बंद कर दें। मेरे पास तो यही एक मैंने खोली है। आप लोगों को खुद मीटिंग स्टार्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना? मोहिबुल्ला अरशद आप प्रेजेंट है? यस सर। वहाज नासिर प्रेजेंट।
फरियाब आलम, सर उस्मान खालिद फरियाब आलम, मोहम्मद वाजिद, प्रेजेंट सर। जाहिद हुसैन, प्रेजेंट सर। अली रिजवान मसूद, प्रेजेंट सर। राना मोहम्मद तहसीन, प्रेजेंट सर। मलिक बासित फराज, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। मोहम्मद मशाल अहमद, मोहम्मद मशाल अहमद, मोहम्मद मशाल अहमद, मोहम्मद अब्दुल्ला खान, प्रेजेंट सर। मोहम्मद मुस्तफ़ा, प्रेजेंट सर। फाखिर इब्रार, प्रेजेंट सर। सईद जुहैर अहमद फयाज, प्रेजेंट सर। मारिया नवाज, प्रेजेंट सर। मलाइका जावेद, प्रेजेंट सर। अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान, फैजान महमूद, फैजान महमूद, अब्दुल प्रेजेंट सर। फैजान महमूद, हसन ज़िया, प्रेजेंट हसन सर। ज़िया, मुज्तबा हैदर, प्रेजेंट। शेर खान, प्रेजेंट सर। उसामा अली खान, प्रेजेंट सर। असदुल्ला नुमान, असदुल्ला, शम्स मुर्शे, प्रेजेंट। मोहम्मद साद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद उस्मान खालिद, प्रेजेंट। मोहम्मद फरहान बदर, प्रेजेंट सर। बिलावल खान, प्रेजेंट। प्रेजेंट सर। अली अरशद मुगल, प्रेजेंट सर। वक्कार अहमद, प्रेजेंट सर। आलिया तसद्दुक, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। ओके, सर मशाल अहमद प्रेजेंट सर। सर 025 कौन? मोहम्मद उमर राजा, यस सर। आप कितना देर से आए हैं? मशाल अहमद, आप कह रहे हैं आप प्रेजेंट है? यस सर प्रेजेंट सर। और फैजान महमूद आप आ गए या नहीं? सिर्फ एक एब्सेंट है, फैजान महमूद। ओके, बाकी सब प्रेजेंट है, ओनली फैजान महमूद इज एब्सेंट। अब हम चलते हैं इधर लेक्चर की तरफ। आपके पास कोई क्वेश्चन है तो अभी बता दीजिए। यहाँ पे टीम्स में सिर्फ आपकी मेरे पास 35 शो कर हो रहे हैं, वैसे आप 42 हैं, तो बाकी कहाँ पे हैं? बाकी सबसे जिनकी अटेंडेंस है उन्हें कहीं क्लास में आ जाएं। क्लास के दौरान मैं बार बार आपसे डिस्कस करूंगा बाय नेम, आई विल कॉल यू ऑल। जी, हमने लास्ट टाइम यहाँ पे अपना लेक्चर थोड़ा सा आगे तक भी गए थे मैं, मगर अभी दोबारा थोड़ा सा बैक से स्टेप्स इन सॉल्विंग ए प्रॉब्लम जो है उसको डिटेल में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हमने जो स्टेप्स पढ़े थे, सबसे पहले नोड एलिमेंट कनेक्टिविटी टेबल या जिसे कनेक्टिविटी चार्ट भी कहा था, उस हिसाब से हर नोड के एलिमेंट की कनेक्टिविटी टेबल बनाते हैं, सारे लोकल एलिमेंट्स बनाते हैं, और फिर उसके बाद स्टिफनेस मैट्रिक्स ऑफ ईच एलिमेंट को बनाते हैं। कनेक्टिविटी टेबल ये बता रहा होता है कि पहले एलिमेंट का पहला नोड कौन सा है और दूसरा नोड कैसा है। जिस तरह हमारे केस में वो 1 और 2 ही था,
मगर दूसरे एलिमेंट के केस में हमारे जो कनेक्टेड टेबल है वो कहेगा कि सेकंड एलिमेंट का पहला नोड जो है वो ग्लोबल सिस्टम के अंदर नोड नंबर 2 है और तीसरे उसका दूसरा नोड जो है एलिमेंट का वो ग्लोबल में नोड नंबर 3 है। इसको हम कनेक्टिविटी टेबल कहते हैं। उसके बाद जब हमारी स्टिफनेस मैट्रिक्स ऑफ द एलिमेंट बन जाती है उसको हम एक्सपेंड करके तो फिर हम असेंबली मैट्रिक्स बनाते हैं और जब हमारी पूरी असेंबली मैट्रिक्स स्टिफनेस मैट्रिक्स बन जाती है तो फिर हम उसके ऊपर इनकॉर्पोरेट करते हैं बाउंड्री कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशन निकालने के बाद हमारे नंबर ऑफ इक्वेशन रिड्यूस हो जाते हैं। उन नंबर ऑफ रिड्यूस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके अननोन डिस्प्लेसमेंट जो है सबसे पहले उनको कैलकुलेट करते हैं। जब अननोन डिस्प्लेसमेंट मिल जाती हैं तो हर नोड के ऊपर नोडल वैल्यू ऑफ द फोर्सेस जो है उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं यूजिंग द स्टैंडर्ड कन्वेंशनल इक्वेशंस कॉन्स्टिट्यूटिव लॉज के थ्रू हम उसको, यानी इस केस में हम पहले स्ट्रेन मालूम करते हैं, स्ट्रेन मालूम करने के बाद हम स्ट्रेस मालूम कर लेते हैं, स्ट्रेस मालूम करने के बाद एरिया से मल्टीप्लाई करके वी विल फाइंड आउट द फोर्सेस। तो ये हमारे सारे स्टेप्स हैं, ये 6 स्टेप्स हैं जो आपने हर हालत में करने होते हैं। आप सबने असाइनमेंट कर ली है? आपके असाइनमेंट में ये सारे 6 स्टेप्स होने चाहिए और वो इसीलिए हैंड की रिटर्न का है कि आप सॉल्यूशन मैनुअल ना यूज करें, खुद उसको करें। मैंने उसकी वैल्यूज भी चेंज कर दी हैं, बाकी चीजें चेंज की हुई हैं। सो बी केयरफुल, प्रॉपर तरीके से आपने उसे सॉल्व करना है। ओके सर। जो आज का हमारा इशू है वो है जो आज हमारा पोटेंशियल एनर्जी अप्रोच टू ड्राइव द स्प्रिंग एलिमेंट। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी आपसे बात की थी, अभी एक ऑल्टरनेटिव मेथड है कि हमने अब तक जितनी मालूमात अब तक दी आपको वो है डायरेक्ट मेथड, और बहुत सारे केसेस में डायरेक्ट मेथड नहीं काम करते, या तो फिर हम मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वर्क मेथड को यूज कर लेते हैं। और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मेथड जो है, द प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम पोटेंशियल इज मोर एडेप्टेबल टू द डिटर्मिनेशन ऑफ द एलिमेंट इक्वेशन फॉर कॉम्प्लिकेटेड एलिमेंट। कॉम्प्लिकेटेड एलिमेंट किसे कहते हैं? यानी जिसका नंबर ऑफ डिग्री जो है ज्यादा हो। अब तक हमने जितना भी डिग्री ऑफ फ्रीडम, हमारे जितने एलिमेंट थे उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 थी, नोड 1 एंड नोड 2। अगर इससे ज्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाए तो डायरेक्ट मेथड से इक्वेशन सॉल्व करना प्रॉब्लम हो जाती है, इट बिकम्स डिफिकल्ट। ऑल्दो यू कैन डू इट बट इट बिकम डिफिकल्ट। तो उसके लिए फिर आप ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मेथड यूज करते हैं। और इसमें किस तरह की कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स या लार्जर डिग्री ऑफ फ्रीडम की प्लेन स्ट्रेस स्ट्रेन एलिमेंट्स, यानी आप 2D के अंदर चलेंगे, एक्सिस सिमेट्री स्ट्रेस एलिमेंट, सिमेट्रिक नहीं है स्ट्रेस एलिमेंट्स, प्लेट बेंडिंग एलिमेंट्स, 3 डायमेंशन सॉलिड स्ट्रेस एलिमेंट्स, 2D 3D के अंदर प्लेन्स के अंदर आप उसको सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट मेथड जहां पे मुश्किल हो जाए, जहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ जाए, तो हम यूज करते हैं मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मेथड। Minimum potential energy method or principle of virtual work is applicable to any material. The basic difference between the principle of virtual work and principle minimum potential energy work का जो basic difference है, it is only minimum वाला only elastic material के लिए valid है, जबकि principle of virtual work जो है आपके any material behavior, इलास्टिक प्लास्टिक किसी किस्म का, विस्कोप्लास्टिसिटी, क्रीप हो गया, कुछ हो गया, रिलैक्सेशन, किसी किस्म का भी मटेरियल बिहेवियर आ रहा है, उस सब में आप वर्चुअल वर्क का मेथड कर सकते हैं। मगर टुडेस के लेक्चर में आपको ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मेथड हम आपको समझाएंगे फॉर द इलास्टिक मटेरियल। हाउएवर बोथ प्रिंसिपल, ये जो मर्जी आप मेथड यूज कर लें, या आप डायरेक्ट मेथड यूज कर लें, या इसके बाद या वेरिएशनल मेथड यूज कर लें, कुछ भी कर लें आप, या रेसिडुअल मेथड यूज कर लें, सबसे अल्टीमेटली एलिमेंट स्टिफनेस मैट्रिक्स सेम आएगी। देयर इज नो डिफरेंस। जो आपके लिए कन्वीनियंट होता है वो मेथड यूज करते हैं, जो आपके लिए आपकी सिचुएशन के लिए आसानी से हो जाए। These other problems are generally classified field problems हमने कहते हैं। जब 2D 3D में चली जाती हैं तो इट्स कॉल्ड फीवर, इंक्लूड्स अदर टॉर्शन ऑफ द बार, एक बार के अंदर टॉर्शन है, हीट ट्रांसफर है, फ्लूइड फ्लो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये सारी चीजें जो चैप्टर 13-14 में भी जाके हम डिटेल में पढ़ेंगे यूजिंग द वेरिएशनल मेथड। हम 13 और 14 चैप्टर जो है उसमें जाके पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मेथड को फॉर इलास्टिक मटेरियल वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेस लेक्चर।
इसके अलावा भी वेरिएशनल मेथड और वो इज नॉट क्लियरली डिफाइनेबल, जहाँ पे वेरिएशनल मेथड भी नहीं बनता, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी और virtual work method या direct method नहीं बनते. The only method that works is universally is the weighted residual method. तो weighted residual method के जिसमें से most common is the Galerkin method, वो हम इसी सेक्शन में 12 और 13 आज के लेक्चर के बाद मोस्ट प्रोबेबली अगले जुमे वाले लेक्चर में या नेक्स्ट वेंसडे वाले लेक्चर में हम इसको भी पढ़ेंगे. ठीक है, here we present the प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी को हम यहाँ पे करने लगे हैं. और यहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर खत्म किया था, ये थोड़ा सा मैंने रिवाइज किया 5 स्लाइड्स को जस्ट टू अंडरस्टैंड कि हमने लास्ट कहाँ पे खत्म किया था. नाउ वी मूव टुवर्ड्स द पोटेंशियल एनर्जी अप्रोच टू ड्राइव स्प्रिंग एलिमेंट. ठीक है, एक स्प्रिंग एलिमेंट के लिए जो अब तक हम जिसको डील कर रहे थे उसके टोटल पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम फाई पी कहते हैं. P means potential energy, phi is the total potential energy. उसके लिए हम कर रहे हैं, phi is the symbol which we are using. Of the structure is expressed in terms of displacement. Displacement की term में हम explain करेंगे, यानी हमारा variable जो है displacement होगा, और what we want to find out is the total potential energy. और उसके बाद हम ये total potential energy का जो हमें equation मिल जाएगी, we are going to minimize with respect to the displacement. ये जो हमारी D1, D2, D3 displacement होगी at the nodal, उसके रेफरेंस से हम इस total potential energy को minimize करेंगे, और वहां से जो equation ultimately we will have this equation. Ultimately हमारे पास ये equation आ जाएगी. इस equation में से हमारा K जो है stiffness metric होगा, जिसको सॉल्व करके हम unknowns को कैलकुलेट कर लेंगे बाउंड्री कंडीशन लगाने के बाद. फर्स्ट स्टेट द प्रिंसिपल, हम उसको बताएंगे प्रिंसिपल क्या है, और फिर उसके बाद आगे हम of all the geometrical possibilities that a body can assume is stable equilibrium of the body identified by the minimum value of the potential energy. कोई भी एक सिस्टम आपका, कोई भी बॉडी पे अगर आप डिफरेंट फोर्सेस अप्लाई करते हैं तो उन फोर्सेस की वजह से जो भी उसके अंदर डिफॉर्मेशंस आएंगे, अल्टीमेटली जहां पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम होगा वहां पे वो आके इक्विलिब्रियम कंडीशन में रुक जाएगा. तो वो दैट्स व्हाट वी वांट टू फाइंड आउट. हमने इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर कैलकुलेट करना है, तो हम इसका मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मालूम करेंगे कि यहाँ कहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेट आ रही है और वहां पे करेंगे. टू एक्सप्लेन दिस प्रिंसिपल लेट्स स्टडी द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी. टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो है, जो दो तरह से होती है. टोटल पोटेंशियल एनर्जी जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी में दो पार्ट्स होते हैं. एक होता है इंटरनल स्ट्रेन एनर्जी. आप जब किसी भी चीज को ऊपर लोड अप्लाई करते हैं तो उसको इंटरनल स्ट्रेन्स जनरेट होती हैं, और उन स्ट्रेन्स की वजह से वो किसी एक लेवल पे उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है. जब आप उस पे फोर्सेस हटाते हैं तो ये स्ट्रेन एनर्जी रिलीज होती है. तो दिस इज द इंटरनल स्ट्रेन एनर्जी यू. उसके अलावा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस, जो आप एक्सटर्नली उस ऑब्जेक्ट के अंदर, इंटरनली नहीं एक्सटर्नली जो फोर्सेस अप्लाई करते हैं, उसकी वजह से जो वर्क करता है एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से, वो एक्सटर्नल फोर्सेस से वर्क करने की वजह से उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी बाय एक्सटर्नल फोर्सेस आ जाता है. इन दोनों को, यानी आपने जो एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई की है वो फोर्स आपकी कहाँ यूटिलाइज हुई है, यानी जो एक्सटर्नली टोटल पोटेंशियल एनर्जी आपने अप्लाई की है टू द सिस्टम, वो कहाँ यूज होती है. एक उसके अंदर स्ट्रेन एनर्जी क्रिएट करती है उसको मटेरियल को एक्सटेंड करने और स्ट्रेन्स जनरेट करने में. दूसरा उस मटेरियल को एक्सटर्नली डिस्प्लेस करने में. तो ये दोनों चीजें जो है, इट कंप्राइजेस ऑफ द टोटल पोटेंशियल एनर्जी. स्ट्रेन एनर्जी इज द स्ट्रेन एनर्जी क्या है? कैपेसिटी ऑफ द इंटरनल फोर्सेस और स्ट्रेसेस टू डू वर्क थ्रू डिफॉर्मेशन स्ट्रेन इन द स्ट्रक्चर. ये वो है स्ट्रेन एनर्जी, क्या इसकी कैपेसिटी है जो स्ट्रेसेस इसमें जनरेट हुई हैं और वर्क करके थ्रू डिफॉर्म स्ट्रेन जनरेट होने की वजह से उसको स्ट्रेन एनर्जी द कैपेसिटी ऑफ फोर्सेस सच एज बॉडी फोर्स, surface traction force, applied nodal force to do work through deformation of the structure. जितना उसने उसके अंदर स्ट्रेन एनर्जी वो क्या है, जितनी उसने डिफॉर्मेशन उस ऑब्जेक्ट के अंदर की है, उस सिस्टम के अंदर की है, उस डिफॉर्मेशन में करने में जितना वर्क यूटिलाइज हुआ है, दैट इज द स्ट्रेन एनर्जी. यानी फोर्सेस के टू डू वर्क, जितना वर्क उसने करने में एनर्जी यूटिलाइज हुई है, उसको हम स्ट्रेन एनर्जी की शक्ल में कैलकुलेट करते हैं. To under the concept of the internal strain energy, पहले हमें एक्सटर्नल वर्क को समझना पड़ेगा. व्हाट इज एक्सटर्नल वर्क? एक्सटर्नल वर्क क्या है?
is done on a linear elastic behavior member. हमने ये linear elastic member ले लिया जो originally यहाँ पे रुका हुआ था, this is the zero of the axis in the x direction, और force F अप्लाई करने से ये x चले गया, यानी x डायरेक्शन में हम किसी एक x पॉइंट पे आए हैं और उस पे हमने उस वक्त जो फोर्स अप्लाई की है, दिस इज द फोर्स F. मैक्सिमम इलास्टिक रेंज में आप x मैक्सिमम जा सकते हैं और उसमें मैक्सिमम फोर्स जो है F max अप्लाई होगी. So this is the forces which external work is given by the area under the force deformation where the slope of the straight line is equal to the spring constant. आपको पता है ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो कर्व हम बनाते हैं उसके अंदर ये स्ट्रेट लाइन बिहेवियर होता है और इसका एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व जो है ये जो ट्रायंगुलर एरिया है, दिस इज बेसिकली द एक्सटर्नल वर्क जितना इस फोर्स ने किया है टू मूव द स्प्रिंग फ्रॉम दिस लोकेशन टू दिस लोकेशन. इस लोकेशन तक मूव करने में जितना वर्क किया है उसके लिए जो एक्सटर्नल वर्क है, दिस इज द एरिया अंडर द कर्व. External work is given from basic mechanics principle. के वर्क क्या है? वर्क एक्सटर्नल वर्क की सिंपल इक्वेशन है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर का डॉट मैट्रिक्स डॉट प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास वर्क होता है. और अगर ये डॉट प्रोडक्ट करें तो हम इसको यहाँ पे फोर्स जो है एज ए रेशियो ऑफ x बाय xm के तौर पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. यानी अगर x इक्वल्स टू 0 होगा तो फोर्स विल बी इक्वल्स टू 0, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया. और जब x इक्वल्स टू x मैक्सिमम होगा तो ये हमारी f max हो जाएगा. सो हमने एक मेथड ढूंढ लिया जिस हिसाब से ये लाइन की इक्वेशन को एज ए रेशियो ऑफ x एंड x max के तौर पे हमने ये डिफाइन कर दिया है. दिस इज अवर कांस्टेंट के जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है. क्योंकि 0 से स्टार्ट कर रहा है तो हमारे पास शुरू का पोर्शन ही स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है. इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम द 0. अब इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे, व्हेन यू आर गोइंग टू इंटीग्रेट, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास ये इंटीग्रेशन से हमने जैसे पहले कहा था एक्सटर्नल वर्क हाफ होता, आप इंटीग्रेट करेंगे भी तो यही आ जाएगा, वरना F max into X max डिवाइडेड बाय 2 ये ट्रायंगल का एरिया बन जाएगा. सो दिस इज द एक्सटर्नल वर्क. एक्सटर्नल वर्क जो है यही मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यही उसका पोटेंशियल एक्सटर्नल वर्क ड्यू टू द अप्लाइड फोर्स इज द इनटू इंटरनल स्ट्रेन एनर्जी. इसी से इंटरनल स्ट्रेन एनर्जी U बनती है. This is the internal strain energy which is equals to F max into X max by 2. अब F max जो है वो हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट into X max के साथ फोर्स हमें मिल जाती है और इस इक्वेशन को K into X max को इधर F max की जगह if we substitute तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है K into X max square by 2. ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है. दिस इज द इक्वेशन जो कि हमें इन स्ट्रेन एनर्जी को बता रही है, इंटरनल स्ट्रेन एनर्जी. Internal strain energy is given by this. This is the strain energy. जब आप F max force apply करते हैं तो हमारे पास ये strain energy generate होती है. अब अगर आप इसको X max को यहाँ पे करते हैं फिर potentially external force की वजह से क्या होगा? External force की वजह से opposite in sign from the external work, एक्सटर्नल वर्क के अगेंस्ट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होगी तो वो पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होगी जो उसे वापस बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट लाना चाहती होगी. बिकॉज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स इज लॉस्ट व्हेन द वर्क इज डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स. तो हमारे पास F max की नेगेटिव डायरेक्शन हो जाती है और उसी डायरेक्शन में X max तक आप गए हैं तो दिस इज द टोटल एक्सटर्नल फोर्स की वजह से एक्सटर्नल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स आ जाती है. तो हमारी टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? हमारी टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी कि इंटरनल स्ट्रेन एनर्जी प्लस द एक्सटर्नल पोटेंशियल फोर्स की पोटेंशियल एनर्जी. क्योंकि ये नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया. हमने ये इक्वेशन डिराइव की है विद पर्सपेक्टिव टू द मैक्सिमम x. अगर इसमें से मैक्सिमम का एनी रैंडम पोजीशन ऑफ द x करें तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है फॉर द इंटरनल स्ट्रेन एनर्जी एंड फॉर द एक्सटर्नल फोर्स की वजह से पोटेंशियल एनर्जी. तो वी हैव फॉर जनरल इक्वेशन के लिए ये आ जाती है, मैक्सिमम पॉइंट के लिए हमारी टोटल पोटेंशियल एनर्जी ये आ जाती है. एनी क्वेश्चन सो फार? सारी बात समझ में आ रही है? नो सर. क्या नहीं समझ आ रहा? बताएं क्या नहीं समझ आया? सर ये जो आपने अभी करवाया है इस स्लाइड के अंदर, नहीं, इसमें से क्या चीज समझ नहीं आई? सिग्मा वाली इक्वेशन, इससे आगे सिग्मा? कौन सा सिग्मा?
यहाँ तो कोई सिग्मा है ही नहीं, ये ओमेगा है वही सर और ये ओमेगा फाई है, ये नजर नहीं आया। ओमेगा है ये, कैपिटल ओमेगा, ठीक है ना, कैपिटल ओमेगा। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस ट्रेवल। यस सर। तो ये वही चीज लिखी है, आपने स्प्रिंग पे फोर्स एफ अप्लाई किया और उसने डिस्टेंस एक्स मैक्सिमम अचीव किया, यही है ना? यस सर। यही है ना? यही होगा ना? यस सर। यही होगा। यस सर। तो अगर ये है तो अब जब आप उसको खींच के एक्स मैक्सिमम तक ले गए हैं, जब आप इसको छोड़ेंगे तो ये कितना वर्क करेगा? एक्सटर्नल फोर्स की वजह से कितना वर्क हुआ इसमें? पोटेंशियल उसके पास कितना है कि ये वापस किस तरह जाएगा? जो एफ मैक्सिमम अप्लाई थी उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लेके जाएगी ना। यस सर। इतना उसके पास पोटेंशियल है ना टू ब्रिंग इट बैक टू द एक्स इक्वल्स टू 0। यस सर। बात आपको समझ आ गई? तो ये वही है एक्स मैक्स के साथ, ये सिर्फ ऑपोजिट डायरेक्शन में उसने जाना है। तो ये एक्सटर्नल फोर्स की वजह से इतना पोटेंशियल उसके अंदर है, जितना आप उसको रिलीज करके लाएंगे उतना रिलीज होता रहेगा। दिस इज द टोटल पोटेंशियल विच यू हैव मेड इन द स्प्रिंग बाय स्ट्रेचिंग इट बाय एफ मैक्सिमम, और ये फिर एक्स मैक्सिमम हो जाएगा। अब ये इसके अंदर पोटेंशियल अवेलेबल है, एफ डायरेक्शन में एक्स मूव करता है, दोनों एक्सिस सेम है। एज ए रिजल्ट दिस इज द टोटल वर्क, जितना हमने एक्सटर्नली किया है उतना ही उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। जैसे ही आप फोर्स को रिलीज करेंगे वो कहाँ आएगा? स्टेबल होगा बैक टू द 0 पॉइंट। एक्स मैक्स ट्रेवल करेगा, एक्स मैक्स ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस एक्स मैक्स ट्रेवल करेगा, बट आपकी फोर्स जो थी उसके ऑपोजिट स्प्रिंग वापस ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा ना, इसलिए वो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। एज ए रिजल्ट यहाँ पे ये हमारा एक्सटर्नल वर्क हो गया। तो इंटरनल स्ट्रेन एनर्जी प्लस द एक्सटर्नल पोटेंशियल वर्क जो है फोर्स की वजह से, उसकी समेशन इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी। इतनी उसके अंदर आ गई। कुछ एनर्जी उसको अपनी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक करने में यूटिलाइज हुई है, बाकी एनर्जी कहाँ हुई है? इसकी डिफॉर्मेशन के अंदर, जो इसके अंदर स्ट्रेन्स जनरेट हुई है इस वायर के अंदर, तो वो है। तो ये हमारे पास, ये हमने मैक्स के साथ इक्वेशन ड्राइव किया था, यहाँ पे विद सिंपल एनी एक्स वैल्यू। तो ये हमारा फॉर एनी एक्स वैल्यू टोटल पोटेंशियल एनर्जी हमें इस तरह मिलती है। आपने कैलकुलस में जगह जगह पढ़ा होगा कि किसी चीज का भी मिनिमाइज करना हो, मिनिमम वैल्यू निकालनी हो, तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0 कर दें, you get the minimum value of this potential energy. Total potential energy को with respect to x, यहाँ पे x हमारा वेरिएबल है, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लें तो और इक्वल टू 0 करें तो हमें x का वो पॉइंट बना देगा जहाँ पे मिनिमम टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो। हम इसको, इस इक्वेशन को we represent in the form of the variation of total potential energy. वेरिएशन को आपने कैलकुलस में पढ़ा है, दिस इज द इक्वेशन फॉर वेरिएशन। पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू फर्स्ट नोड की डिस्प्लेसमेंट इनटू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो इस इक्वेशन को अब हमने मिनिमाइज करना है। इसको पहले हम D1 के रेफरेंस से मिनिमाइज कर लेंगे, फिर D2 के रेफरेंस से, सब नोड्स के ऊपर मिनिमाइज कर लेंगे, तो वो हमारा इक्वेशन बन जाएगी। सो इसको हमने मिनिमाइज कैसे करना है? पहली नोड के रेफरेंस से इसको इक्वल टू 0 करना है, फिर दूसरे तीसरे इसको अगर करें तो पूरा रो वेक्टर के हिसाब से इसको हर बार 0 करना है इंडिविजुअल कंपोनेंट को। ये हमारा इक्वेशन को एक और तरीका है। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू 0 करते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू 0 कर दें तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की स्टेट हमें मिल जाती है। या आपने कैलकुलस में बहुत अच्छी तरह किया हुआ है, इन दिस थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में आपने किया होगा, सेकंड या थर्ड सेमेस्टर में किया होगा। तो अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू लेट्स एक्सप्लेन यू। अब एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं और ये पूरा मेथड जो अभी आपको एक्सप्लेन किया है, इसको एक एग्जांपल के तौर पे वी आर गोइंग टू डू, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको टोटल पोटेंशियल एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी और एक्सटर्नल फोर्स की वजह से पोटेंशियल एनर्जी का क्लियर। तो ये हमारे पास एक कंप्रेसिव स्प्रिंग है। कंप्रेसिव स्प्रिंग के ऊपर आप फोर्स लगा रहे हैं, 1000 पाउंड की फोर्स लगा रहे हैं, और इस स्प्रिंग का जो कांस्टेंट है वो 500 पाउंड पर इंच उसका कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट। ये उसकी इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन बिहेवियर होता है इस तरह का। और हमारा इनिशियल जहां से हमने अप्लाई, बिफोर अप्लाइंग द फोर्स, उसका पॉइंट 0 है और ये कंप्रेस होकर नीचे की तरफ दब जाता है। इट इज अ कंप्रेसिव इक्वेशन जो हमने इसमें करनी है।
अब इसके सॉल्व करने के लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करना है। स्प्रिंग की टोटल स्ट्रेन एनर्जी हमारी ये इक्वेशन है और एक्सटर्नल फोर्स की हमारी ये इक्वेशन है, जो कि अभी हमने यहाँ पे ड्राइव की है, ये सारी आपको एक्सप्लेन की है 2 दफा मैंने। तो इसको आप मालूम करके तो अब इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद इसका ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको इक्वेट टू 0 करेंगे, वेरिएशन इन द टोटल पोटेंशियल एनर्जी, और इसका मतलब है कि या तो डिफरेंस उसका वेरिएशन इन द x0 होना चाहिए या इसका डेरिवेटिव। सो यू मेक द डेरिवेटिव इक्वल टू 0। तो अब इन दोनों इक्वेशन को यहाँ पे डाल के वी आर गोइंग टू हैव द डेरिवेटिव। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन, पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन ये टोटल इक्वेशन है। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आप लेंगे तो ये x स्क्वायर का जब लेंगे तो 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, kx हो गया। व्हाट इज k? k इज 500 इंटू x, तो ये हमारी पहली टर्म आ गई 500 इंटू x। और दूसरी टर्म का डेरिवेटिव लेंगे, दिस इज बेसिकली f हमारे पास रह जाएगा, तो f इज 1000, ये 1000 हो जाएगा। और ये हमने डेरिवेटिव ले लिया और इसको इक्वेट टू 0 कर रहे हैं। यहां तक सारी बात क्लियर हो गई आप सबको? एनी क्वेश्चन अगर यहां तक कोई बात क्लियर नहीं हुई? ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या पुट किया है अभी, जो ये 2 इंच निकाले हमने, ये तो यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व किया, इस इक्वेशन को सॉल्व करें ना, x इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय 500। ठीक है सर, ओके। इस इक्वेशन को सॉल्व करें, 1000 इधर आ जाएगा, 500 से डिवाइड करेंगे 2 इंच आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास 2 आ गया। तो यहाँ पे द वैल्यू, अब उस पोटेंशियल एनर्जी की क्या वैल्यू होगी, इसी इक्वेशन में 2 डाल दें। ये k जो है 500 था, उसको वो हाफ किया तो 250 आ गया इस इक्वेशन में। k का हाफ है ना, हाफ ऑफ द k इज 500, तो ये 250 आ गया। x इज इक्वल्स टू उसका स्क्वायर आ गया। यहाँ पे 1000 इज द फोर्स इनटू x इक्वल्स टू 2। तो हमारी जो वैल्यू आ रही है इसकी -1000 पाउंड इंच इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी। टोटल पोटेंशियल एनर्जी जहां पे वो मिनिमाइज हो रहा है, मिनिमम वैल्यू जो उसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी की है माइनस है, एंड इज 1000 पाउंड इंच। ओके, अब हम इस इक्वेशन से, हमारे पास जनरल इक्वेशन, अगर इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो ये हमारी जनरल इक्वेशन आ गई एट एनी x वैल्यू। ये तो हमने मिनिमम वैल्यू पे वो 2 पे निकाल ली, किसी भी x वैल्यू पे हमारी ये इक्वेशन होगी। 500 250 आ गया, ये 100 पे आ गया। अब हमें इस इक्वेशन को अगर डिफरेंट x वैल्यू के लिए अगर हम इसका टेबल बनाएं और इसे प्लॉट करें, -4 से लेके 5 तक हमने इसकी वैल्यूज x की देखे, टोटल पोटेंशियल 5 को हमने ये वाली इक्वेशन जो है इसको हमने यहाँ पे किया है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि हमारी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, -1000। -1000 ये हमारी पोटेंशियल की वैल्यू है, मिनिमम जो है वो -1000 है, और ये 0.2 पे आ रही है, -1000 कमिंग एट 0.2। और अगर हम इसको प्लॉट करते हैं तो दिस इज द ग्राफ, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी इज 0.2 एंड दिस इज द वैल्यू -1। इसका मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन? देखिए 1000 की फोर्स से जब आप दबा रहे हैं, 1000 की फोर्स से जब इधर दबा रहे हैं और ये 2 इंच तक जब दब जाता है, ये वो जगह है जहां पे उसकी आके रुकेगा, स्टेबल होगा। और जब आप फोर्स रिलीज करेंगे तो इसमें इतनी एनर्जी है कि 1000 ये जो 1000 माइनस की यहाँ पे आ गई, ये वापस 2 इंच वापस आएगा तो स्टेबल होगा। ये -2 के लेवल पे इसका मिनिमम एनर्जी आ रही है, वहां पे आके ये रुकेगा। जितना ऊपर वेट डालेंगे स्प्रिंग के उतने पे ही रुकेगा ना सर। ये जो फोर्स लगाई है 1000 की, ये अब कंप्रेस कर रहे हैं ना स्प्रिंग को। जी जी। तो जो ये पाइप कहाँ जाके रुकेगा अगर आप 1000 फोर्स लगाएंगे? 2 सेंटीमीटर 2 इंच पे जाके रुकेगा। यस सर। तो सर ये कंप्रेस जब करें तब भी नेगेटिव में लिखना है, मतलब माइनस? नहीं कंप्रेस नहीं, जब कंप्रेस होने के बाद उसके बाद अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, वो तो x के ऑपोजिट डायरेक्शन होगी ना, कि पोटेंशियल एनर्जी इतनी है कि वापस इधर को लाएगा, वापस ऑपोजिट ऑफ x में वापस लाएगा।
जब आपने दबा के यहाँ पे ले आए हैं, फोर्स को छोड़ेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी काम करेगी ना वापस लाने में। जी जी। वो किस डायरेक्शन में करेगी? -x। इसलिए इसी तरह पोटेंशियल अगर हम इसको स्ट्रेच कर लें 1000 तो फिर वो फोर्स, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, मतलब जब कंप्रेस करना है तो नेगेटिव लेनी है, और जब यानी stretch आप जिस जगह भी लेके जाएंगे उसके उल्ट में वापस आएगा ना। जी अगर स्ट्रेच भी कर रहे हैं, अगर आपने उसकी डायरेक्शन जो है स्ट्रेच करने वाली डायरेक्शन को एक्स एक्सिस प्लस कर दिया, फिर आपका नेगेटिव साइन आएगा उस केस में भी, क्योंकि ये तो एक्सिस के अगेंस्ट है ना, किस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं, अपनी एक्सिस कहाँ डिफाइन की। ठीक है सर। ठीक है, हमने क्या किया? वी ड्राइव द स्प्रिंग एलिमेंट। ठीक है, हमने स्प्रिंग एलिमेंट किया। अब इसका जनरलाइज फॉर्म विद रेफरेंस टू एलिमेंट करते हैं। ये तो एक स्प्रिंग के रेफरेंस से किया था ना। नाउ वी ड्राइव द स्प्रिंग एलिमेंट इक्वेशन एंड स्टिफनेस मेजर यूजिंग द प्रिंसिपल मिनिमम पॉइंट। स्प्रिंग एलिमेंट, ये हमारा एक एलिमेंट है जिसकी नोट 1 हम कर देते हैं, यहाँ पे नोट 2 कह देते हैं। ये हमने एक एलिमेंट बना लिए। इस एलिमेंट के अंदर हमारा फिर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी? एक्स क्या होगा हमारा? जितना ये पॉइंट नोट 1 मूव हुआ और जितना नोट 2 मूव हुआ, उसका डिफरेंस इज दैट एक्स। ये बात आप सबको क्लियर है ना? मैंने पिछले 3 लेक्चर्स में सारी यही बात बार बार की है। पहला नोट जितना यहां से आगे चले जाएगा और दूसरा जितना आगे जाएगा, दोनों की डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस जो है दैट इज बेसिकली एक्स। तो ये वही है u2 माइनस u1। तो रिलेटिव टू द एलिमेंट कितना चेंज आया वो हमारा x है। तो ये वो x है u2 माइनस u1, हमने उसी इक्वेशन में डाला है। और यहाँ का एक्सटर्नल वर्क कितना है? F1x इंटू u1। यहाँ का एक्सटर्नल वर्क कितना है? F2x इंटू u2। ये हमारा एक्सटर्नल वर्क्स हो गए और ये हमारी इंटरनल स्ट्रेन एनर्जी आ गई। इस इंटरनल स्ट्रेन एनर्जी, इसको इक्वेशन में यहाँ पे चूंकि स्क्वायर है तो इसको एक्सपेंड करते हमारी ये इक्वेशन आ गई। अब हमारी जब ये इक्वेशन है, तो अब आपने इसका डेरिवेटिव लेना है। अब आपने इसका डेरिवेटिव लेना है। इसका डेरिवेटिव क्या है? इसको मिनिमाइज करना है। पहला अपने नोट के लिए u1 के रिस्पेक्टिवली लेंगे। तो u1 के रिस्पेक्टिवली जब आप लेंगे तो आपके पास क्या इक्वेशन आएगी? ये वाली इक्वेशन आएगी। ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे u1 का लेंगे तो सिंपली f1x हो जाएगा। ये जो 1 है ये 2u1 आ जाएगा, 2u1 प्लस साइन में आ जाएगा। और यहाँ से ये u2 है, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे u1 खत्म हो जाएगा तो -2u2 हो जाएगा। इसी तरह अब आप जब ये u2 के रेफरेंस से लेंगे तो ये 2 का ये जो है ये आपका 2u2 हो जाएगा, 2u2 हो जाएगा। ये 2u1 माइनस साइन के साथ आ जाएगा, बाकी 0 होके ये f2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा इक्वेशन। यहाँ पे जब इसको इक्वेट टू 0 करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को इक्वेट टू 0 करेंगे, f1 इधर बाहर चले जाएगा इस साइड पे, हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी। तो वी विल हैव दीज टू इक्वेशंस। अल्टीमेटली इसमें से हमें ये इक्वेशन मिल गई है। हमने ये इक्वेशन बना ली है। अब हमारे पास ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन में से 1/2 तो 0 के साथ खत्म हो जाएगा और f1 2 f2 इधर चले जाएंगे। तो बेसिकली वी हैव दिस इक्वेशन। यहाँ पे भी 2 सारे में कॉमन है, ये खत्म हो जाएगा। ये 2 और ये 2 जो है इस 2 के साथ कॉमन होके बाहर आएगा, ये खत्म हो जाएगा। ये 2 और ये 2 बाहर आएगा, कॉमन खत्म हो जाएगा। अल्टीमेटली दिस इज द इक्वेशन। यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया? और अब आप इस इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो हमारा, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो हमारा वही इक्वेशन आ गई है जो कि हमारी FEM की बेसिक इक्वेशन है। एंड दिस इज अवर स्टिफनेस मैट्रिक, जो अब तक हमने डायरेक्ट मेथड से डिराइव किया था, वही स्टिफनेस मैट्रिक हमने यहाँ पे डिराइव कर ली। ओके, इसके साथ हमारा चैप्टर 2 खत्म हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 3। एनी क्वेश्चन? अब तक कोई ऐसा क्वेश्चन इस इक्वेशन को ड्राइव करना और सारे समझने में? सर खत्म हो गया। चैप्टर 2 खत्म हुआ है, हम चैप्टर 3 शुरू कर रहे हैं। मैं आपको इतना स्लो पढ़ा रहा हूँ कि क्लास आप में कर लेंगे सर। नहीं, हमने एक्चुअली आज तो चैप्टर 3 शुरू करना था। आप लोगों के साथ मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ। चैप्टर 3 भी आज खत्म हो जाएगा? नहीं,
आप कहते हैं तो चैप्टर 10 तक हम सारा आज खत्म कर लेते नो सर, सर थोड़ी हैं। शेरो शायरी कर लेते हैं सर, थक गए सुबह 8 नहीं बजे नहीं, से कोई क्लास। ऐसी चीज नहीं होगी, आप लेक्चर कंटिन्यू करें। ओके, रीडिंग असाइनमेंट आपकी जो है चैप्टर 3 का सेक्शन 1 से सेक्शन 9 तक आपने पढ़ना है, और ये लेक्चर नोट्स जो आपको इसको समझना है। हम इस लेक्चर में क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर? स्टिफनेस मेसवी ऑफ बार या ट्रस के ऊपर। बेसिकली वी आर नाउ गोइंग वर्किंग ऑन द ट्रस। व्हाट इज ट्रस, और ट्रस के ऊपर हम बात करेंगे। ये ट्रस एलिमेंट को हम डिस्कस करेंगे। कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। अब जो ट्रस है, ट्रस जो है, इसके ट्रस एलिमेंट जो है, कोई वर्टिकल है, कोई हॉरिजॉन्टल है, कोई किसी एंगल पे है। तो इन सब को जब हम ग्लोबल में ट्रांसफर करेंगे तो हमें उसके लिए कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम, लोकल कोऑर्डिनेट जो है वो हमारा कोइंसाइड नहीं करेगा, क्योंकि वी आर इन 2D। अब तक हम 1D में थे ना, 1D में तो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ द लोकल एलिमेंट और द ग्लोबल सिस्टम के साथ एक ही कोइंसाइड करता था, एक्स की डायरेक्शन हमेशा एक ही थी। मगर अब जब हम 2D में जाएंगे तो एक्स हेड और वाई हेड की डायरेक्शन कोई और होगी, और ग्लोबल एक्स एंड वाई की डायरेक्शन। तो हमें कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद स्टिफनेस मेट्रिक्स ऑफ ट्रस एलिमेंट इन 2D स्पेस में हम कैसे स्टिफनेस मैट्रिक्स बनाते हैं उसको हम करेंगे। फिर प्रॉब्लम्स ऑफ 2D ट्रस एनालिसिस इंक्लूडिंग मल्टी पॉइंट कंस्ट्रेंट्स के साथ मुख्तलिफ जगह से अगर कंस्ट्रेंट है तो कैसे सॉल्व करेंगे। फिर 3D ट्रस एलिमेंट को हम सॉल्व करेंगे। दिस इज द टॉपिक ऑफ द थर्ड चैप्टर। हम अभी बस थोड़ा सा इसमें करेंगे, देन वी विल स्टॉप। ट्रस होता क्या है? इंजीनियरिंग ट्रस दैट आर कंपोज्ड ओनली ऑफ 2 फोर्स एलिमेंट। 2 फोर्स एलिमेंट होते हैं ब्रिज रूफ्स, यानी 2 फोर्स जो हमारा बार एलिमेंट है उसके दोनों नोड्स पे, दोनों एंड्स पे फोर्स अप्लाई कर रही होती है। सो एयरी स्ट्रक्चर्स होता है हवा के अंदर, ये सस्पेंडेड कंपोज ऑफ सिलेंडर मेंबर, कोई एक सिलिंड्रिकल मेंबर होता है, आई बीम होता है, चैनल्स होते हैं, एंगल्स होते हैं, बार्स होते हैं, ये एक्सेट्रा होते हैं, जॉइंट टुगेदर एट देयर एंड्स, सिर्फ एंड्स पे जुड़े होते हैं। ये एक एंड है, यहाँ पे ये जुड़ा हुआ होगा, एक ये एंड है, यहाँ पे जुड़ा हुआ होगा, फिर डिफरेंट एंड्स पे। और उसकी ज्वाइनिंग किस तरह होती है? एट देयर एंड्स बाय आइदर वेल्डिंग, रिवेटेड कनेक्शंस और लार्ज बोल्ट्स एंड पिन्स। ये इस तरह है, या बोल्ट्स से हो जाएंगे, पिन्स, इस तरह का कनेक्शन। दिस इज व्हाट द ट्रस इज। आइडियल ट्रस की assumptions क्या है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आइडियल ट्रस की assumptions क्या है जिसकी बेस पे हम आइडियल ट्रस assume करके सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे? नंबर 1, आर कनेक्टेड ओनली एट देयर एंड्स। इन बिटवीन कहीं से कोई पॉइंट नहीं है, उसके एंड पे सिर्फ ये कनेक्टेड होते हैं, यानी ये हमारा ट्रस एलिमेंट है, तो यहाँ बीच में कहीं नहीं हो कोई चीज होगी। ये हमारा ट्रस एलिमेंट है, तो ये जो हमारा एक बार है इसके बीच में कहीं कोई लोड नहीं होगा, कोई पॉइंट नहीं होगा, कनेक्शन का फोर्स कहीं नहीं अप्लाई होगी, सिर्फ दोनों एंड्स पे फोर्स अप्लाई होगी। इसी तरह आइडियल ट्रस मेंबर्स आर कनेक्टेड बाय फ्रिक्शनलेस पिन। ये हमारी फ्रिक्शनलेस पिन होगी, और जब फ्रिक्शनलेस पिन है तो पिन के अबाउट कोई मोमेंट नहीं होगा, देयर विल बी नो मोमेंट, इसमें कोई मोमेंट फोर्स नहीं अप्लाई हो रही होगी। और जब मोमेंट फोर्स नहीं अप्लाई होगी तो वहां पे जिस तरह आप कैंटिलीवर है, कैंटिलीवर पे जब आप पकड़ लेते हैं उसे सॉलिड, उसको ग्रिप पूरा कर लेते हैं, तो फिर वहां पे मोमेंट आता है। फ्रिक्शनलेस का मतलब है कि जैसे जैसे आप जिस तरह घुमाएंगे ये घूमता जाएगा, सो देयर विल बी नो मोमेंट ओवर देयर। द स्ट्रक्चर्स दे लोडली ओनली एट द पिन। जितना फोर्स अप्लाई होगी ये इन पिन्स पे फोर्स अप्लाई होगी, ओनली एट द पिन फोर्स अप्लाई की, यानी दोनों एंड्स पे फोर्स अप्लाई होगी, इन बिटवीन कहीं नहीं होगी। तीसरा, हम इस पूरे का वेट को निग्लेक्ट करते हैं। अगर हम वेट को करेंगे तो वो फोर्स यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट जो है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है पॉइंट, वहां पे इसका वेट आ जाएगा, जिसको हमने ऑलरेडी कह दी कि इट इज कनेक्टेड एट द ट्रस में कोई इन बिटवीन लोड नहीं है, ट्रस ओनली एट द पिन्स है, तो बिटवीन का फोर्स हम कोई नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारी 4 assumptions हैं अबाउट द ट्रस, इसको आपने रिमेंबर रखना है। इस तरह हम इसकी बेस पे हम सारा ट्रस एनालिसिस करते हैं। अब ये एक ट्रस एलिमेंट है जिसका पिन के थ्रू वो कनेक्टेड है। पिन के थ्रू जब कनेक्टेड है पिन के थ्रू जब ये कनेक्टेड है तो ये जो बार है ये स्ट्रेच हो रहा है। अगर आप इस पे, इस पॉइंट पे, यहाँ पे यूं स्ट्रेच करेंगे
तो जब ये बड़ा होगा तो ये वाला बार कंप्रेशन में चले जाएगा और ये बार जो है ये भी आपस में एक्सटेंशन की तरफ चले जाएगा। जब आप इधर खींच रहे हैं तो इधर दूसरा बार इसके साथ लगा, वो भी इधर खींचेगा, ये भी खींचेगा, मगर चूंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये वाला बार जो है ये कंप्रेशन में। जो अरे पिन कोई भी एक ट्रस का जब एनालिसिस करेंगे तो आइदर उसके अंदर एक कंप्रेशन फोर्सेस अप्लाई हो रही होंगी या फिर टेंशन फोर्सेस अप्लाई हो रहे होंगे। इसके अलावा और कोई फोर्स इसमें नहीं आएगी, ना इन बिटवीन कोई फोर्स है, ना यहाँ पे आप कोई फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, या उसका वेट है। सो दिस इज सिंपल बार एलिमेंट, ट्रस एलिमेंट, जिसके एंड्स पे फोर्स अप्लाई हो रही है आइदर इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन और इन द फॉर्म ऑफ टेंशन। एफईएम एनालिसिस के लिए हमने क्या करना है, डिवाइड द ट्रस इनटू बार ट्रस एलिमेंट्स। ये जितने पॉइंट्स हैं उन पे जहां पे पिंस के साथ कनेक्टेड है उसको हम नोडल पॉइंट्स जो है नोड्स बना देते हैं और उनके बिटवीन हर सेपरेट ट्रस एलिमेंट जो है बार जो है उसे ट्रस एलिमेंट डिक्लेयर करते हैं। सेकंड स्टेप, डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ ईच एलिमेंट, और उसका बिहेवियर डिफाइन करके इलास्टिक बिहेवियर के अंदर हम उसके ऊपर स्टिफनेस मैट्रिक्स को ड्राइव करते हैं। स्टिफनेस मैट्रिक्स होता है इंडिविजुअल एलिमेंट और उसके लोड वेक्टर उस पे फोर्स क्या अप्लाई हो रही है। एंड ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम, लोड वेक्टर इन लोकल एंड ग्लोबल कोऑर्डिनेट, इस चीज का एक खास ख्याल रखिएगा। यहाँ पे आके अब हम फर्क आ गए हैं, ये यहाँ पे सबसे बड़ा फर्क आ गया है, लोकल एंड ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसका अब तक 1D के अंदर दोनों कोइंसाइड करते थे, एक ही एक्सिस थी, सिर्फ उसकी लोकेशन चेंज हो जाती थी। मगर यहाँ पे हम 2D के अंदर या 3D के अंदर चले जाएंगे तो लोकल कोऑर्डिनेट जो है, लोकल एलिमेंट जो है उसकी डायरेक्शन कोई हवा में और कोई होगी और ग्लोबल में उसकी कोई और डायरेक्शन होगी। हम इसकी ट्रांसफॉर्मेशन जो है कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू हम उसे लेके लाएंगे। Describing the behavior of the entire truss by putting together behavior of each bar element को करके हम assemblage stiffness matrix बनाएंगे and load vector assemblage का load vector बनाएंगे। यानी अब हम 2D में चले गए हैं तो नोड 1 पे जो फोर्सेस होंगी वो x डायरेक्शन की फोर्स, मतलब नोड 1 है Fx1 एंड Fy1 होगी व्हेन वी आर इन 2D, और जब हम 3D के अंदर होंगे तो Fx1, Fy1 एंड Fz1 3 इंडर के होगी। तो हमें उस हिसाब से लोड वेक्टर भी हमारा चेंज हो जाएगा कि वो भी कंपोनेंट ऑफ द लोड वेक्टर सारे आ जाएंगे, हर एलिमेंट के हिसाब से आ जाएंगे। फिर अप्लाई द अप्रोप्रिएट बाउंड्री कंडीशन, कौन सा नोड फिक्स है, कहाँ पे कंस्ट्रेंट है, कौन से पे फोर्स अप्लाई हो रही है, वो बाउंड्री कंडीशन हम अप्लाई करेंगे। और वो अप्लाई करने के बाद हम अल्टीमेटली रिड्यूशन, हमारी रिडक्शन इन द नंबर ऑफ इक्वेशंस हो जाएगी, और जब उनको हम सॉल्व करेंगे तो वी कैन इजीली गेट द फाइनल वैल्यूज। एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? नो सर। सारी बातें समझ आ गई बहुत अच्छी तरह डिटेल में? नो सर। वो भी नो है? यस सर। अभी पहले जब पूछ रहा हूँ तो कहते हैं हाँ बिल्कुल समझ आ गई है, बार बार मैं पूछ रहा हूँ, अब आखिर में आप कह रहे हैं कुछ भी नहीं समझ आया। ये तो आप अपने आप को खुद कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। मैंने हर स्टेप पे आपसे पूछ के चला, यू आर कंट्राडिक्टिंग योरसेल्फ। अब ये स्टिफनेस मैट्रिक्स ऑफ द बार एलिमेंट, यानी एक एलिमेंट के लिए हम स्टिफनेस मैट्रिक्स कैसे डिफाइन करेंगे। हमारा बार एलिमेंट नोड 1, नोड 2, नोड 1 के अंदर उसकी हेड के साथ x हेड और y f जो है f1 x हेड, यहाँ पे ये इसकी फोर्स वेक्टर हो गया। और आपको पता है कि हमने ट्रस के अंदर उसकी फोर्स जो है ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस ऑफ द बार में अप्लाई होती है, ना उस पे वर्टिकल, ना उसके आउटवर्ड, उसके हॉरिजॉन्टल पे किसी और डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई, ना ही इन बिटवीन कोई फोर्स अप्लाई होती है। तो हमारे पास ये f1x आ गई फोर्स, और यहाँ नोड 1 की जो डिस्प्लेसमेंट है d1x आ गई उसकी डिस्प्लेसमेंट, और इसकी टोटल लेंथ जो है दिस इज लेंथ इज l। नोड 2 की जो फोर्स वेक्टर है F2x और ये d2x इज द डिस्प्लेसमेंट एट नोड 2, और जो मटेरियल जिसका ये बना हुआ है उसके यंग मॉड्यूलस E है, और इस बार का क्रॉस सेक्शनल एरिया इज A, और टोटल लेंथ ऑफ द ट्रस एलिमेंट इज L। अब इसके अंदर u हैट x, किसी भी x पॉइंट पे जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एज ए फंक्शन ऑफ x जो है वो हम इसको ये एक्सप्लेन करते हैं डिस्प्लेसमेंट को। तो स्ट्रेन हमारी क्या होगी,
स्ट्रेन हमारी होगी डी यू एक्स बाय डी एक्स। u2 माइनस u1 करते थे ना, तो ये डी यू हैट आ जाएगा, उसको हमने डी यू के तौर पे कर दिया, u2 हैट माइनस u1, और जितना वो टोटल लेंथ थी, जितने x की बात कर रहे हैं वो हमारे पास ये आ गया। तो दिस इज द टोटल स्ट्रेन एट पॉइंट x। हमने इसमें डिफरेंशियल ले लिया, वेरी स्मॉल अमाउंट ले लिया चेंज की, तो हमें उस पॉइंट की स्ट्रेन मिल जाएगी। जिस भी कहीं पे यहाँ पे एक पॉइंट कर रहे हैं हम बात, तो उस पॉइंट पे स्मॉल इंक्रीमेंट डी एक्स ले लेंगे बात, और उन दोनों डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंट डी यू हैट ले लेंगे, तो इस जगह की हमें स्ट्रेन मिल जाएगी। जब आपको स्ट्रेन मिल गई है तो स्ट्रेन के साथ अगर आप हुक्स लॉ को यूज करें, तो आप यंग्स मॉड्यूलस को मल्टीप्लाई करें, तो आपको स्ट्रेस की वैल्यू मिल जाएगी। यू हैव द स्ट्रेस। क्लियर है? ये जो हम शुरू से बात कर रहे थे कि हम डिस्प्लेसमेंट को मालूम करके कॉन्स्टिट्यूटिव इक्वेशंस जो है, ये स्ट्रेन का इक्वेशन और ये हुक्स लॉ को यूज करते हुए बाकी वेरिएबल्स, बाकी अननोन जो जो हमने मालूम करने हैं वो हम मालूम कर लेते हैं। तो यहाँ हमने किसी भी एक पॉइंट की स्ट्रेन मालूम कर ली है, और स्ट्रेन मालूम करने के बाद किसी भी एक पॉइंट पे स्ट्रेस मालूम कर लिया। दिस इज द मोस्ट जनरलाइज्ड इक्वेशन टू कैलकुलेट द स्ट्रेन एंड टू कैलकुलेट द स्ट्रेस। तो अब हमारे पास ये वो बात है कि हमने एक डेल्टा एक्स लिया है, उस डेल्टा एक्स के अंदर जो वैल्यू आएगी, ये हमारे पास स्ट्रेन आ गई। स्ट्रेस क्या होती है? टेंशन इन द बार, जो आप टेंशन अप्लाई कर रहे हैं उसके डेल्टा एक्स के पॉइंट पे यहां से लेके यहां तक कर रहे हैं टेंशन टी एक्स, उसको डिवाइडेड बाय द एरिया करें तो वो स्ट्रेस हो जाती है, विच इज इक्वल टू ई इंटू एप्सिलॉन। और जब ए हम इधर ले आएंगे तो इस बार में जो टेंशन है, जो फोर्स अप्लाई हो रही है, ये वो फोर्स होगी। एज ए रिजल्ट हम किसी भी पॉइंट पे फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं इन द बार। ये हमारा टोटल एलिमेंट के अंदर, बार एलिमेंट के अंदर क्या हो रहा है, इसको ये हम ऑलरेडी एक दो लेक्चर पहले हमने शेप फंक्शन जहां डिफाइन किए थे, लीनियर इंटरपोलेशन फंक्शन। हम लीनियर इंटरपोलेशन फंक्शन जब यूज करते हैं, और जब नोड 1 पे डिस्प्लेसमेंट d1x हो और नोड 2 पे डिस्प्लेसमेंट d2x हो, तो किसी भी पॉइंट डेल्टा x हैट, ये किसी भी पॉइंट x हैट पे जो इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी u हैट x हैट, वो हमारा इंटरपोलेशन फंक्शन n1 n2 के हिसाब से वो हमें मिल जाएगा। और ये हमने पहले ऑलरेडी शेप फंक्शंस को वर्क किया। तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट दैट। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, और जब पूरे बार के लिए आप करेंगे, तो जब पूरे बार के लिए करेंगे तो आपका x हैट क्या हो जाएगा? दिस विल बी टोटल l। तो x हैट इंटू l आप करेंगे तो ये d2x प्लस हो जाएगा, ये d2x प्लस हो जाएगा। जब ये पूरा l ओवर l करेंगे, और पहले वाले के लिए जो है ये x0 हो जाएगा, तो इसके लिए फिर ये हमारी शेप फंक्शन है एट एनी पॉइंट के लिए, और हमारा ये d2x माइनस d1x, इसका डिफरेंस जो है दैट इज du, पूरे एलिमेंट के लिए इसका डिफरेंस है। और dx क्या है? इस केस में हमारे पास l है, यहाँ पे हमारे पास 0 है वैल्यू, और यहाँ पे l वैल्यू है। तो d2x यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, उस हिसाब से जब आप डालेंगे तो ये हमारे पास स्ट्रेन आ गई। स्ट्रेन के साथ आपने यंग मॉड्यूलस को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास स्ट्रेस आ गई। स्ट्रेस के साथ जब आपने एरिया को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास टेंशन आ गई। हमारे पास जो स्प्रिंग का इक्वेशन था वो क्या थी? फोर्स स्प्रिंग कांस्टेंट के इनटू डिस्प्लेसमेंट का चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो वैल्यू हमें यहाँ पे आई है EA/L, ये हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग कहलाती है जब हम सॉलिड बॉडी को करें। और जब हमने इसको स्प्रिंग डिक्लेयर कर दिया तो नाउ हमारा एलिमेंट जो बार था, दैट बार इज समथिंग लाइक, बिल्कुल इसी तरह है जैसे वो एक स्प्रिंग हो, और उसका स्प्रिंग कांस्टेंट हमें ये मिल गया। तो जितना अब तक हमें स्प्रिंग एलिमेंट से रिलेटेड हमने एनालिसिस किया था, उस स्प्रिंग से रिलेटेड एलिमेंट जो है, उस एलिमेंट के रेफरेंस से हम वही सारा एनालिसिस यूज कर सकते हैं। और वो सारा एनालिसिस हमें ये ट्रस बार एलिमेंट के लिए भी और उसके सारे इक्वेशन डेवलपमेंट करने के लिए भी 100% वो वहां पे वैलिड रहेगा। तो अब ये है, ये हमारे पास बार एलिमेंट है, ये हमारा इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है इस बार का, ये नोडल फोर्सेस है, दूसरी नोडल डिस्प्लेसमेंट है, हमारी ये इक्वेशन बन जाती है जो हमारी स्प्रिंग के लिए बन रही थी। तो सेम इक्वेशन वी हैव व्हिच वी हैव डेवलप्ड फॉर द स्प्रिंग, और उसके रेफरेंस से ये वही चीज हमने यहाँ पे डेवलप कर दी।
ठीक है ना। तो हमारा स्प्रिंग, ये हमारा स्टिफनेस मैट्रिक्स आ गई। सिर्फ ये बाकी स्प्रिंग के रेफरेंस है, यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू थी। यहाँ पे जो आपका एलिमेंट होगा बार का, उसका एरिया, उसकी लेंथ और उसका मटेरियल, उसके हिसाब से हमारी के की वैल्यू डिफाइन होगी कि उस बार की के की वैल्यू क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, व्हेन वी यूज द एनालॉगस टू स्प्रिंग। इसलिए हमने पहले जितने लेक्चर्स हैं उनमें स्प्रिंग को एनालाइज किया था, और अब स्प्रिंग के साथ हमने उसको एनालॉगस कर दिया है। तो हमने सिर्फ के को चेंज करना है, विच इज इक्वल्स टू ई ए बाय एल, और हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, एंड दैट्स वेयर वी आर। फिर उसके बाद अब हम आ जाते हैं 2 बार एलिमेंट। हमने 2 बार ले लिए। पहला बार जो है उसका E1 है, A1 है, उसकी लेंथ L1 है, और E2 है, A2 है, L2 है। इसको जब हम एनालॉगस करते हैं, जिस तरह हमने अभी पहले देखा कि एग्जैक्टली बार इज एलिमेंट इज एनालॉगस टू स्प्रिंग, तो हम इसको बिल्कुल स्प्रिंग के तौर पे रिप्रेजेंट करके ये हमारा E1 A1 L1 आ जाएगा, ये हमारा E2 A2 L2 आ जाएगा, और ये हमारे पास दोनों जगह से कांस्टेंट है, यहाँ पे आ जाएगा। इन बिटवीन हमारा पॉइंट 2 नोड बन जाएगा यहाँ पे, जहाँ पे ये 2 बार कनेक्टेड है, और ये हमारे एलिमेंट बन के, और जिस तरह हमने 2 स्प्रिंग एलिमेंट को एनालाइज किया था एग्जैक्टली उसी तरीके से हम इसको एनालाइज कर लेंगे। तो जब हम इसको एनालाइज करेंगे यहाँ पे, अब हमने पॉइंट 2 पे फोर्स अप्लाई कर दी है P। जब हमने इस पे की है तो ये वाला बार इधर टेंशन में आ जाएगा, और ये वाला बार जो है कंप्रेस हो जाएगा। 3 और 4 जो है उसमें डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी, और यहाँ पे फोर्स है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, ये जो बड़ा वाला है इसका एरिया ट्वाइस द एरिया ऑफ द। दोबारा से बताइएगा कि फोर्सेस कैसे लगेगी, कौन टेंशन में और कैसे आएगा। पॉइंट 2 पे, नोट 2 पे फोर्स है ना इन द एक्स डायरेक्शन। जी जब इस साइड पे करेंगे तो ये 2 और 3 के दरमियान जो एलिमेंट 2 है उसको कंप्रेस करेगा। यस सर। और फिर जब उसको कंप्रेस करेगा तो ये वाला एक्सटेंड होगा एलिमेंट 1, ये उतना ही एक्सटेंड होगा जितना ये कंप्रेस होगा, वरना तो वहां से टूट जाएगा। कंपैटिबिलिटी के लिए कि दोनों ने सेम एलंगेशन देनी है। डेल्टा डिस्प्लेसमेंट d2x तो सेम होनी चाहिए ना जी। और फर्क क्या है दोनों में, जो एरिया हमारा एलिमेंट 2 का है, एलिमेंट 1 का एरिया उससे डबल है, बाकी मटेरियल सेम है, ओनली एरिया डबल हो गया। तो इसका ये K1 की वैल्यू है, ये K2 की वैल्यू होगी, वहां पे 2 और ये 2 के साथ सिर्फ डिफरेंस है दोनों का। पहले पॉइंट की D1x डिस्प्लेसमेंट है, इसकी D2 डिस्प्लेसमेंट है, इसकी D3x डिस्प्लेसमेंट है, और फोर्स 2 पे जो लग रही है वो P फोर्स है। तो लेट्स सॉल्व दिस। जब इसको करेंगे तो हमने 2 स्प्रिंग का ये पिछले लेक्चर में ड्राइव की थी इक्वेशन, 2 स्प्रिंग एलिमेंट के लिए ये अप्लाई किया था। इसमें हमारी अब हमने सिर्फ इसमें इसके मुताबिक K की वैल्यू एंड बाउंड्री कंडीशन 1 and 2 आर फिक्स, तो d1x इज इक्वल्स टू 0, d3x इज इक्वल्स टू 0, और सिर्फ F2x पे P आपका लोड है, 1 और 3 की लोड का हमें फोर्स का नहीं पता कितनी फोर्स है। तो जब आप इस इक्वेशन को करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, K1 माइनस K1 0 मल्टीप्लाई बाय ओवर हियर, d1x तो 0 है, तो माइनस K1 इंटू d2x आ जाएगा, माइनस K1 इंटू d2x, ये हमारा F1x के बराबर आ जाएगा। इसी तरह जब आप ये करेंगे तो ये 1 भी 0 है, ये भी 0 है, तो K1 प्लस K2 इंटू d2x, K1 प्लस K2 इंटू d2x इक्वल्स टू कितने, ये हमारे P F2x जो है हमारी P है, तो ये फोर्स P के बराबर है। ओके, और तीसरा वाला भी उसी तरह है कि यहाँ पे K2 माइनस K2 इंटू d2x इक्वल्स टू F3x। ये हमारे पास 3 इक्वेशंस आ गई, इनको हमने सॉल्व करना है। तो पहले के ये वाले जो इक्वेशन 2 है, फ्रॉम इक्वेशन 2 यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट d2x इक्वल्स टू P डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2। K1 प्लस K2 क्या है, दिस इज अवर K1 K2, इन दोनों को आप कैट करेंगे तो 3EA आ जाएगा, 3A आ जाएगा, नीचे L है तो वो L ऊपर चले जाएगा। तो हमने डिफॉर्मेशन ऑफ ये मालूम कर ली हमने। जब ये मालूम कर ली तो इस वैल्यू को जब आप इधर d2x में डालेंगे, दिस वैल्यू इनटू d2x, और इसके साथ K1 को यहाँ पे डालेंगे तो 2/3 के साथ P जो है हमारी F1x आ जाएगी, और इसी तरह F3 के लिए करेंगे तो d2x के साथ K2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 P आ जाएगी।
1/P3 आ जाएगी, 1/3P आ जाएगी। तो बात भी यही है, इधर 1/3P की फोर्स, इधर 2/3 की P फोर्स होगी, यहाँ पे 1/3 की होगी। दोनों ऐड करके हमारे पास टोटल फोर्स जो है P आ जाएगी जब ऐड करेंगे, बट इन द नेगेटिव डायरेक्शन, दोनों के साथ ये नेगेटिव डायरेक्शन। तो यहाँ पे आज हम इसके लेक्चर को कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, इसके बाद फिर हम यहाँ पे चलें 2 पॉइंट्स और करके। यहाँ पे अब हमने स्ट्रेन मालूम करनी थी। स्ट्रेन मालूम करने के d2 माइनस dx जो है उसका d2x आ जाएगा, d1x 0 है तो d2x यहाँ पे डाल दिया। ओनली यहाँ पे जो है d2x का l कैंसिल हो जाएगा, p/3EA आ जाएगा। और इसके साथ स्ट्रेस 1 को जो आप मालूम करेंगे, स्ट्रेस 1 जो है एलिमेंट की, व्हेन ये एलिमेंट 1 में स्ट्रेन इतनी आ रही है, एलिमेंट 1 में स्ट्रेस कितनी आ रही है, यंग मॉड्यूलस मल्टीप्लाई करना, तो ये यंग मॉड्यूलस एलिमिनेट हो जाएगा स्ट्रेन में से। तो यहाँ से L ऑलरेडी हो गया, p/3E। इसी तरह सेकंड एलिमेंट में स्ट्रेस कितनी है, स्ट्रेन कितनी आ रही है, वो भी एग्जैक्टली सेम होगी। और स्ट्रेस कितनी आएगी वो भी सेकंड एलिमेंट में, इसलिए कि कंटिन्यूटी हमें चाहिए है। ये हमारा फाइनल है d1। पहले एलिमेंट की डिस्प्लेसमेंट जो है इक्वल्स टू द सेकंड एलिमेंट की डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे कंटिन्यूटी चाहिए, इसलिए लाजमी है ये पहले वन की आ गई, ये दूसरे की आ गई। और ये दोनों के अंदर शेप फंक्शन जो है यहाँ पे उस हिसाब से लीनियर इंटरपोलेशन है, इसमें भी लीनियर इंटरपोलेशन है, इसमें भी दोनों एक स्ट्रेट लाइंस बन जाती हैं ग्लोबली। सो दिस इज व्हाट वी हैव कंप्लीटेड टुडे। विल स्टॉप हियर। एनी क्वेश्चन? तो अब हम ग्लोबल और लोकल सिस्टम की जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसके ऊपर हम अगले लेक्चर में पूरा डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, अगले लेक्चर में इसमें डिटेल में पूरी बात करेंगे। यहाँ पे आके हमने इसको कंप्लीट कर लिया। ये इंटर एलिमेंट कंटिन्यूटी ऑफ 2 बार एलिमेंट, इंटरकनेक्टिविटी, ये जिसको हम कहते हैं कंटिन्यूटी होगी, जिसे हम कंपैटिबिलिटी कहते हैं। एक एलिमेंट कहीं और नहीं जा सकता विद रेफरेंस टू द सेकंड एलिमेंट। दोनों का जो कनेक्टिंग नोड है उसको सेम डिस्प्लेसमेंट लेनी है एट द एलिमेंट, और यही वजह है कि दोनों में फिर स्ट्रेन भी उतनी आएगी और स्ट्रेस भी उतनी आएगी। पर यूनिट एरिया है स्ट्रेस, इसलिए वही होगी। रिमेंबर दैट यहाँ पे जो स्ट्रेस दोनों एलिमेंट की क्यों सेम है, पर यूनिट एरिया है ये चीज, और ये पर यूनिट लेंथ है। दोनों एलिमेंट की लेंथ हमारी L ही है, तो दोनों की स्ट्रेन सेम आनी चाहिए। और दोनों की जो है एरिया के स्ट्रेस जो है पर यूनिट एरिया है, पर यूनिट लेंथ है, तो इसलिए दोनों की स्ट्रेन और स्ट्रेस की वैल्यू दोनों एलिमेंट में सेम आएगी। अगर आप फोर्सेस कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ का एरिया जब मल्टीप्लाएंगे तो ये फोर्स और आ जाएगी, इधर की यहाँ की और आ जाएगी डिस्प्लेसमेंट, उनके सारा डिस्प्लेसमेंट्स मुख्तलिफ होंगी। एक कम मूव होगा, एक दूसरा ज्यादा मूव होगा, बट इट विल बी द सेम थिंग। ओके, एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? क्विज होगा जी, क्विज भी होगा और आपने असाइनमेंट भी जमा करानी है। मैंने ये टाइम छोड़ा था कि आपने असाइनमेंट में से कुछ पूछना तो मुझसे पूछ लें अगर आपने सॉल्व किया। आपसे लास्ट टाइम मैंने कहा था ना कि लेक्चर में ही आप जो है अगले लेक्चर में अगर कहीं प्रॉब्लम हो रही है असाइनमेंट सॉल्व करने की तो मुझसे अगले लेक्चर में पूछ लें। लगता है आपने किसी ने प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं की है। सर आज करनी है? बिलावल खान, बिलावल खान, बिलावल खान, देखें आप लोग छोड़ के चले जाते हैं अटेंडेंस लगाने के बाद, ये अच्छी चीज नहीं है। मैंने फिर आखिर में सबकी इसी हिसाब से कर लेना है। फैजान महमूद, हसन ज़िया, मुश्तबा हैदर, शेर खान, देखिए मैं फिर आप सबकी एब्सेंट लगा दूं। इस वक्त आप में से सिर्फ 27 हैं 42 में से। ये कोई अच्छी बात नहीं। मैंने अगली टाइम पे फिर बीच में कहीं भी अटेंडेंस लेके आप सबकी एब्सेंट लगा देनी है। आप में से कौन समराइज करेगा कि हमने क्या चीज आज पढ़ी है सारी? सर हमने ट्रॉसिस के लिए इक्वेशंस ड्राइव के स्टिफनेस पोटेंशियल एनर्जी अप्रोच पढ़ी है। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी अप्रोच है क्या?
मलाइका जावेद आप बताएंगे? देखिए मैं डिटेल फार्मूले कोई नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूं आपको कितना समझ आया है कॉन्सेप्चुअली। मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट पूछ रहा हूँ, कोई फार्मूला नहीं पूछ। अगर आप पूरे अटेंटिव के तरीके से आप हैं तो आपको पूरी समझ आ जाएगी। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मेथड है क्या? तो जिन चीजों का जरा ख्याल रखें, फिर उसके बाद फिर प्रॉब्लम होगी आपको सारी चीजें करने में। तो फाइनली मैं अटेंडेंस आपकी, आप बताइए मैं आपके साथ क्या सलूक करूं? सबको एब्सेंट कर दूं? जी नेक्स्ट टाइम फिर मैं कर दूंगा, सबको बता दीजिएगा। ओके सर। इट इज नॉट अप्रोप्रिएट कि आप इस तरह करें। सिर्फ फैजान महमूद एब्सेंट है आज के हिसाब से, मैं फिर उनका कर रहा हूं। नेक्स्ट टाइम मैंने फिर बीच में या कहीं भी अटेंडेंस लेके सबको आउट कर देना। ओके फिर वी आर एंडिंग। और कई यहाँ पे छोड़ के चले जाते हैं, मैं एंड क्लास को एंड करता हूं तो यहाँ से टीम नहीं बंद होती, इसलिए कि आप लोग वहां पे गायब हुए हैं, बाद में आके किसी वक्त ऑफ करते हैं। ओके फिर अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।